Students, now we start again with the chapter number 7. उसके फर्स्ट पार्ट में हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हमारा चैप्टर था, जिससे हमने उसके मीनिंग और कैपिटल रिडक्शन क्या होता है और इसके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या है और स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये हमने किया। अब आगे हम करते हैं कि इसका जो हमारा कंपनी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर अंडर 3 केसेस इज एज फॉलोज। हमारे पास 3 केसेस हैं। सबसे पहले केस की हम अगर बात करें तो ये हमारा आता है रिड्यूसिंग द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स, कि अनकॉल्ड अमाउंट जो है शेयर्स का, उस लायबिलिटी को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर क्या है। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि कंपनी जब भी शेयर्स के ऊपर अमाउंट को कॉल करती है तो वो शेयर्स के ऊपर अमाउंट हमेशा इंस्टॉलमेंट्स में मंगाया जाता है। तो अगर जो अमाउंट, मान लीजिए कंपनी ने अभी फर्स्ट कॉल तक मंगाया है या सेकंड कॉल तक मंगाया है और अभी फाइनल कॉल कंपनी ने कॉल नहीं की, तो जो अमाउंट अभी कंपनी ने कॉल नहीं किया, फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं किया, उसे हम कहते हैं अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स। क्लियर? तो अनकॉल्ड अमाउंट है अगर, तो कंपनी उसी को रिड्यूस कर देती है, मतलब उसे खत्म कर देती है, और जब उस पोर्शन को खत्म कर दिया जाता है तो शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। इस तरीके से कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड विच कंसिस्ट ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ए लिमिटेड में 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज का एक है, ₹8 पेड अप, इज नाउ रिड्यूस टू 10,000 शेयर्स ऑफ 8 पेड अप। अब कंपनी ने क्या किया कि 10 रुपीज की जगह शेयर की वैल्यू कितनी कर दी, 8 कर दी, क्योंकि पेड अप अमाउंट कितना था, 8 था। तो जो ₹2 अनकॉल्ड अमाउंट था, कंपनी ने उसको क्या किया, रिड्यूस कर दिया। तो अब शेयर की वैल्यू 10 ना रख के कंपनी ने क्या की है, 8 कर दी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए, डेबिट हमेशा ओल्ड कैपिटल होती है, ये आप ध्यान रखिएगा कि डेबिट हमेशा ओल्ड होगा और क्रेडिट हमेशा न्यू कैपिटल होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पहले ओल्ड जो था वो 10 रुपीज का था, अब नया कंपनी ने क्या बना दिया, ₹8 का। तो पेड अप 8 ही हुआ था, तो 80,000 ही आए थे कंपनी के पास। अब कंपनी ने वो नया शेयर कितने का बना दिया, ₹8 का। तो ये हमारा शेयर कैपिटल सेम रहा 80,000। बट कहाँ पर हमारा डिफरेंस आया है कि पहले जो शेयर 10 रुपीज का था, अब कंपनी ने उसके ऊपर जो 2 रुपीज अनकॉल्ड था उसको खत्म करके शेयर की वैल्यू अब कितनी कर दी है, फेस वैल्यू ₹8। इट मीन्स द शेयर होल्डर बेनिफिट बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे ₹2 इन फ्यूचर। अब शेयर होल्डर्स को 2 रुपीज जो है वो देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट केस क्या है, हम 3 केसेस में बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास सेकंड केस क्या है, पेइंग ऑफ द अनपेड कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द नीड्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कि अनपेड कैपिटल को हम कैसे पे ऑफ कर रहे हैं, व्हेन द कंपनी फाइंड्स इट्स एक्सेस कैपिटल। जब कंपनी को लगता है कि वो एक्सेस कैपिटल है, इट में रिड्यूस इट बाय रिटर्निंग द एक्सेस कैपिटल टू इट शेयर होल्डर। एक्सेस का मतलब ज्यादा है। अगर कंपनी को लगता है कि एक्सेस कैपिटल है तो कंपनी उस एक्सेस कैपिटल को रिटर्न करके रिड्यूस कर सकती है। तो उसके लिए क्या एंट्रीज है, 2 एंट्रीज होंगी। एक पहले शेयर कैपिटल किसको दिया जाएगा, वापस किसको रिटर्न किया जाएगा, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो पहले हम शेयर होल्डर्स को कैपिटल का अमाउंट ड्यू करेंगे फर्स्ट एंट्री, और दूसरी एंट्री में उनको पे करेंगे। तो जब हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस करेंगे तो हमारा शेयर कैपिटल कम होगा, और जब हमारा शेयर कैपिटल कम होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। सो फर्स्ट एंट्री, जब हमने कैपिटल रिडक्शन के लिए शेयर होल्डर्स को शेयर कैपिटल रिटर्न कर रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये ड्यू किया। और जब हम उनको पेमेंट कर देंगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड है कैंसलिंग द पेड अप कैपिटल विच इज ऑलरेडी लॉस्ट और नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द अवेलेबल
एसेट। ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है कि जो हम पेड अप कैपिटल है उसको कैंसिल कर रहे हैं। कौन सी पेड अप कैपिटल? विच इज ऑलरेडी लॉस्ट, जो कि लॉस्ट है और नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द अवेलेबल एसेट। और हमारे पास जो अवेलेबल एसेट हैं उनसे कोई उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो कैसे हम उसको कैंसिल करते हैं? व्हेन अ कंपनी सफर्स लॉसेस कॉन्टिन्यूसली, अगर एक कंपनी में लगातार लॉसेस हो रहे हैं, द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट कंटेन्स द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो हमारे पास बैलेंस शीट में क्या शो हो रहा है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस एसेट साइड में। एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहाँ शो करते हैं? एसेट साइड में। हम इसके बारे में इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि बैलेंस शीट में हमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस शो हो रहे हैं एंड द अनरिटन बैलेंसेस ऑफ फिक्टिशियस एसेट। और हमारे पास फिक्टिशियस एसेट हैं जिनके बैलेंसेस को हमने अभी राइट ऑफ नहीं किया है। अगर राइट ऑफ नहीं किया है तो इसका मतलब अभी वो क्या है? अनरिटन बैलेंसेस है फिक्टिशियस एसेट। और फिक्टिशियस एसेट में आप इसी चैप्टर के पहले पार्ट में भी आपको बताया था कि फिक्टिशियस एसेट होती हैं विच आर नॉट ट्रू और फेक, मीन्स जो कि हमारे एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं। ठीक है, तो हमने अभी उनको भी राइट ऑफ नहीं किया। समटाइम्स द अदर एसेट्स आर ऑल्सो शोन एज द ओवर वैल्यूड फिगर। और कई बार हमें एसेट जो है वो ओवर वैल्यूड होती है। ओवर वैल्यूड क्यों दिखाई है? ओवर वैल्यूड मतलब उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू पर वो शो की गई है बैलेंस शीट में। और उसका रीजन यही है कि कंपनी के अंदर जो है वो लॉसेस हो रहे थे, प्रॉफिट्स नहीं है। जब प्रॉफिट्स नहीं हुए तो कंपनी प्रोविजंस नहीं बना पाई, डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाई। और जब डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो एसेट्स की वैल्यू में से उसको वो कम नहीं किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा के ही, डेप्रिसिएशन जब हम एसेट्स की वैल्यू में से कम करते हैं तभी हम उसकी एक्चुअल वैल्यू को शो कर सकते हैं। तो जब डेप्रिसिएशन नहीं लगा, एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एसेट्स हैं वो ओवर वैल्यूड हैं। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट प्रॉपर प्रोविजंस आर नॉट मेड। या भी मैंने आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है। एंड इन सच अ केस कंपनी कांट एंजॉय गुडविल ऑल्सो। और ऐसी स्थिति में क्योंकि कंपनी के पास लॉसेस हो रहे हैं, कंपनी के अनरिटन बैलेंसेस पड़े हैं और कंपनी की एसेट्स की जो वैल्यू है वो भी ओवर वैल्यूड है, तो कंपनी ऐसी स्थिति में बताइए कैसे गुडविल को एंजॉय कर सकती है? तो गुडविल तो नहीं होगी। लेकिन अगर कंपनी की बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई है तो इसका मतलब गुडविल की कोई वैल्यू तो है नहीं। बैलेंस में दिखाई हुई है, एसेट साइड में शो की है, लेकिन एक्चुअल में गुडविल की कोई भी वैल्यू उस समय पर कंपनी की नहीं है। और एसेट साइड में अगर ऐसी एसेट शो की है तो इसका मतलब कि वो कंपनी की सही फाइनेंशियल कंडीशन को शो नहीं कर रही है। ठीक है, देन इन दिस केस द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज अडॉप्टेड टू शो द कैपिटल एट इट्स रियल वर्थ। तो ऐसी स्थिति में कैपिटल की रियल वर्थ शो करने के लिए कंपनी को अपना कैपिटल रिडक्शन करना पड़ता है। द अमाउंट सो अवेलेबल थ्रू कैपिटल रिडक्शन इज यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ ऑल द इंटेंजिबल एसेट। देखिए, ये ध्यान से पढ़िए कि अमाउंट जो हमारे पास कैपिटल रिडक्शन से आता है, कैपिटल रिडक्शन कैसे किया है? कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं और कैपिटल हमारे पास कहाँ पर शो होती है? लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल को रिड्यूस करके जो अमाउंट आता है उस अमाउंट को कहाँ यूटिलाइज करना है? is utilized to write off all the intangible asset। एसेट साइड में शो कौन सी की है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती है? जो द एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच। तो इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट जैसे हमारी गुडविल है। तो इंटेंजिबल एसेट अगर हमारी एसेट साइड में शो की है, कोई फिक्टिशियस एसेट शो की है, फिक्टिशियस एसेट जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, या कोई ओवर वैल्यूड एसेट है। ओवर वैल्यूड एसेट कौन सी है? जिसका हमने प्रॉपर प्रोविजन नहीं बनाया है। तो ऐसी एसेट्स की वैल्यू को राइट ऑफ करने के लिए हमें लायबिलिटी साइड से कैपिटल को रिड्यूस करना होता है, और जो रिडक्शन करके अमाउंट आता है उसको हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं? एसेट्स के इस अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, हम इसको और आगे देखिए समझते हैं। इसके पहले हम जर्नल एंट्रीज की बात करें। जर्नल एंट्रीज की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि जब हम रिकंस्ट्रक्शन के अंदर ये सब कर रहे हैं, मतलब कैपिटल साइड से
या लाइबिलिटी साइड से हम कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं, फिर एसेट साइड से हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें एक अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है और उस अकाउंट को हम वही नाम दे देते हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। हमने ये सब करने के लिए एक अकाउंट ओपन किया है जिसका हमने क्या नाम दिया है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में से जो शेयर कैपिटल या बाकी और हमारी लाइबिलिटीज की आइटम है उनको कम करके हमने अमाउंट निकाला, कम किया मतलब कि उनसे अमाउंट निकाल लिया और वो अमाउंट निकाल के हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, जो हमने एक स्पेशल अकाउंट अभी ओपन किया है, दैट अकाउंट इज रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो लाइबिलिटी साइड से जो भी लाइबिलिटीज में हमारी आइटम्स हैं, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स हैं, वहां से हमने अमाउंट को निकाल के रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर किया, तो रिकंस्ट्रक्शन हमारा क्रेडिट हो रहा है। और उसके बाद उस रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट को हम यूटिलाइज करते हैं जो लाइबिलिटी से अपोजिट साइड है हमारी एसेट साइड। तो एसेट साइड में अगर हमारी जो भी एसेट्स का प्रॉब्लम है उनको राइट ऑफ करने के लिए हम उस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को यूटिलाइज करते हैं। और जब हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को यूटिलाइज करेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। तो पहले तो हमने उस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रिएट करना है लाइबिलिटी साइड से और फिर उस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को यूटिलाइज करना है अपनी एसेट साइड से। तो ये करेंगे कैसे, देखिए हम इसके लिए इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले फॉर रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, तो जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसके अमाउंट को रिड्यूस कर रहे हैं। देखिए ये हम कहाँ पर कर रहे हैं, लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी जो हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है वहां पर हमने शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया। तो जब हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस करेंगे तो शेयर कैपिटल कम होगा, जब शेयर कैपिटल कम होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये जो हमने कम करके अमाउंट निकाला ये कहाँ ट्रांसफर किया, रिकंस्ट्रक्शन में, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। क्योंकि ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो कैपिटल से अमाउंट को रिड्यूस करके कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, रिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो एक अमाउंट यहाँ पर आ गया। सेकंड हमारे पास लाइबिलिटी साइड में और क्या है, इफ द लॉसेज हैव बीन एक्यूमुलेटेड टू सच एन एक्सटेंट that a portion of borrowed capital is lost, then the debenture holders and creditors will also sacrifice। देखिए कि जब कंपनी की कैपिटल जो बोरोड कैपिटल है या कुछ ऐसा कैपिटल का पोर्शन है जो कि लॉस्ट है, तो डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ये कौन है, डिबेंचर होल्डर्स भी कंपनी के लेनदार हैं और क्रेडिटर्स भी कंपनी के लेनदार हैं। डिबेंचर होल्डर्स ने भी कंपनी से पैसा अपने डिबेंचर्स वापस लेने हैं और क्रेडिटर्स ने भी अपना पैसा लेना है। लेकिन जब डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को लगता है कि कंपनी की पोजीशन ठीक नहीं है, कंपनी अपना रिडक्शन कर रही है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, तो वो भी अपने कुछ जो उन्होंने अमाउंट लेना है उस अमाउंट को सेक्रीफाइस कर देते हैं। सेक्रीफाइस करने का मतलब है कि छोड़ देते हैं। ठीक है अगर मान लीजिए डिबेंचर होल्डर्स 50,000 के हैं, लेकिन वो डिबेंचर होल्डर्स को लगता है कि कंपनी की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि वो 50,000 लेने की बजाय वो कह दे कि ठीक है आप हमें 40,000 दे दीजिए। तो डिबेंचर होल्डर्स 40,000 ले लेंगे, लेकिन उन्होंने अपना कितना हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया, 10,000 का। तो जो उन्होंने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है वो कहाँ पर चला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है, ऐसे ही क्रेडिटर्स का है। तो डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ये भी हमारे लाइबिलिटी साइड में होते हैं। अगर इन्होंने भी कुछ अपना अमाउंट कंपनी से जो लेना है उसको सेक्रीफाइस किया, मतलब छोड़ दिया, तो वो भी हमारा आ जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। तो इसकी एंट्रीज क्या होंगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट जो उन्होंने लिया अमाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और जो उन्होंने छोड़ा टू रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो उन्होंने अमाउंट छोड़ दिया वो कहाँ पर आ गया, रिकंस्ट्रक्शन में। तो इस तरीके से कंपनी ने दो जगह से रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएट किया। एक तो शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके रिकंस्ट्रक्शन में अमाउंट आया, और अगर कोई डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ने अपना कोई पोर्शन या कोई अमाउंट सेक्रीफाइस किया तो वो भी हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन में आ गया। तो ये लाइबिलिटी साइड की का काम हो गया। अब ये जो लाइबिलिटी साइड से कंपनी ने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब उसको कंपनी कहाँ यूटिलाइज कर रही है, अपनी एसेट साइड में। जो उसने उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या है, रिकंस्ट्रक्शन वो किस लिए कर रही है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट फॉर राइटिंग ऑफ पास्ट लॉसेस, जो पिछले लॉसेस चले आ रहे हैं, क्योंकि जो पिछले लॉसेस हैं वो कहाँ पर शो होते हैं, हमारे एसेट साइड में।
ऐसे ही फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट है, या एक्सेस वैल्यू ऑफ अदर एसेट। एक्सेस वैल्यू मीन्स वही ओवर वैल्यूड है बिकॉज उनके प्रोविजन हमने प्रॉपर नहीं बनाए हैं। तो यहाँ से दो जगह से रिकंस्ट्रक्शन क्रिएट किया लाइबिलिटी साइड से, और अब उसको यूटिलाइज कर रही है एसेट साइड से। एसेट साइड में सबसे पहले उसने क्या किया, अपना पास्ट लॉसेस को राइट ऑफ किया। तो पास्ट लॉसेस को राइट ऑफ करने का मतलब है टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को यूटिलाइज कर रही है, वो डेबिट हो गया। कहाँ पर, टू गुडविल। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट। एक्यूमुलेटेड लॉसेस ये आपके हैं पास्ट लॉसेस। एक्सेस पोर्शन ऑफ द एसेट्स ये एक्सेस वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स, ठीक है। या अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है। और एक आता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब है ऐसी लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो कोई लाइबिलिटी बाई चांस हो सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने से रह गई, लेकिन रिकॉर्ड होने से रह गई डजंट मीन कि वो लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी तो होगी। तो उस लाइबिलिटी को भी पूरा करने के लिए कंपनी इस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को यूटिलाइज करती है। तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि बैलेंस शीट में हमारे पास दो ही साइड्स हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल। तो लाइबिलिटी साइड से अमाउंट निकालना है जो कि रिकंस्ट्रक्शन बनाना है जिससे, तो ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएट करके फिर एसेट साइड में उसको यूटिलाइज करना है। एसेट साइड में आपको जो इंपॉर्टेंट आइटम्स याद रखने वाले हैं वो है कि क्या क्या राइट ऑफ किया जाएगा। राइट ऑफ पास्ट लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स एंड ओवर वैल्यूड एसेट, और साथ में अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो भी जो है राइट ऑफ की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्रिएट किया, यहाँ यूटिलाइज किया। अगर मान लीजिए कि यूटिलाइजेशन कम हुआ और क्रिएशन ज्यादा था, कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बन गया 1 लाख रुपीज से, लेकिन यूटिलाइज हुआ 80,000, तो कितना बच गया 20,000। तो जब हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन के लिए ओपन किया था, अब यहाँ तक हमारा रिकंस्ट्रक्शन हो चुका है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन इज ओवर। तो हमने अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्लोज करना है, और क्लोज करने के लिए अगर उसमें कोई अमाउंट पेंडिंग पड़ा है, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया 20,000 रुपीज पेंडिंग है, तो ये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू कैपिटल रिजर्व। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो वो जो 20,000 बच जाते हैं, जो कि इफ रिकंस्ट्रक्शन स्टिल शोज द क्रेडिट बैलेंस, कि अभी भी उसका अगर कोई क्रेडिट बैलेंस हमें शो हो रहा है, देन इट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो इसमें मेन जो आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें मेन जर्नल एंट्रीज आपकी यही रहने वाली हैं, और ये अगर आपको एंट्रीज अच्छे से समझ आ जाती हैं तो आप क्वेश्चन बड़े जो है इजीली कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन। सो ये आपकी इलस्ट्रेशन 1 है, इसको ध्यान से देखिए। The balance sheet of A Limited as on 31st March 2012 was as follows. Equity and liability. तो आपको पहले बताया है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में बताया है 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, then 2,000 preference shares of 100 each, then 5% debentures, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स। एसेट साइड में हमें दिया है गुडविल। हम यहाँ पर भी पहले ही मार्क कर सकते हैं, गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, तो यहाँ पे मार्क कर दीजिए कि गुडविल हमें राइट ऑफ करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज इंटेंजिबल एसेट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अभी ये एक एसेट है, ये इसका देखते हैं हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी हमारी एसेट है, तो इसके बारे में क्या बताया है कि कोई प्रोविजन के बारे में बताया है, तो ये हम अभी देखेंगे अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन से। देन स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, ये सारी हमारी एसेट्स हैं। एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नाउ दिस इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये जो यहाँ पर बैलेंस गिवन है 2,45,000, इट मीन्स दिस इज द बैलेंस ऑफ लॉस, ये लॉस है इसीलिए एसेट साइड में लिखा है। तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है और ये हमारा लॉस है, तो ये तो राइट ऑफ होंगे ही। अब बाकी इनमें से क्या होगा ये हमें इंफॉर्मेशन में गिवन होगा। अब हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। द कंपनी गॉट द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी ने रिकंस्ट्रक्शन की किस स्कीम को अडॉप्ट किया है। फर्स्ट है द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 75 पर शेयर फुली पेड अप एंड ऑर्डिनरी शेयर्स टू 37.50, कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करके कितने पे लाया जाएगा, ₹75 पर। आप ये देखिए प्रेफरेंस शेयर्स 100 का है, ठीक है,
इसको रिड्यूस करके कितने पे ला रहे हैं, 75 पर। तो 100 का शेयर अगर 75 पर लाएंगे तो बैलेंस कितना बचा, ₹25 पर शेयर। तो ये जो 25 पर शेयर है ये कहाँ चला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। ठीक है, ऐसे ही पेड अप शेयर एंड ऑर्डिनरी शेयर्स टू ₹37.50। तो इक्विटी शेयर हमारा कितने का है, ₹100 का। 100 का शेयर अब कितने का बना देना है, 37.50। तो जो हमारा बैलेंस बचेगा, बैलेंस कितना बचा, 100 माइनस 37.50, ये हमारा आएगा 62.50। तो हमारा जो 62.50 का बैलेंस बचता है वो शेयर कहाँ पर जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। ठीक है, तो ये शेयर और ये शेयर में प्रेफरेंस का 25 और इसका 62.50 हमारा किस में जा रहा है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। तो इसकी हम एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओल्ड को हम डेबिट करते हैं। तो ओल्ड हमारा 100 रुपीज से था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 2 लाख, और 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब ये नया बन गया, ये ओल्ड शेयर कैपिटल थी, अब ये नई शेयर कैपिटल बन गई। पहले 100 का शेयर था, अब कितने का बन गया, 75 का। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ शेयर देखिए कितने थे, 2000। ठीक है, तो 2000 इंटू 75 कितना हो गया, 1,50,000। और टू रिकंस्ट्रक्शन, अब रिकंस्ट्रक्शन में इनका बैलेंस चला जाएगा, पहले 100 रुपीज का शेयर प्रेजेंटली हमने कितने में बना दिया, न्यू कितने में बन गया, 75 में, और बाकी जो ये बैलेंस था 25 का, ये कहाँ गया, रिकंस्ट्रक्शन में। तो 2000 इंटू 25 टोटल अमाउंट कितना जाएगा, 50,000। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया। इसी तरीके से हमें इक्विटी शेयर कैपिटल का बताया है, ये ओल्ड है। इक्विटी शेयर हमारे नंबर कितना है, देखिए इक्विटी शेयर्स हमारे हैं 4000। तो 4000 है, इक्विटी शेयर कैपिटल 4000 इंटू 100 4 लाख के थे ओल्ड। नए अब हमने कितने के बना दिए, 37.5 इंटू 4000, ये आ जाएंगे 1,50,000 के। और बाकी 62.50 जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में। तो 4000 इंटू 62.50, दिस इज 2,50,000। तो हमारे पास अभी रिकंस्ट्रक्शन दो जगह आया है, एक ये 50,000 से और एक ये 2,50,000 से। ठीक है, अब हम फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पर आते हैं। The debenture holders took over the stock in trade and booked debts in full satisfaction of the amount due to them। कि डिबेंचर होल्डर्स, देखिए डिबेंचर होल्डर्स कहाँ दिए हैं हमें, लाइबिलिटी साइड में होंगे, हमारी लाइबिलिटी है। तो डिबेंचर होल्डर्स को भी सेक्रीफाइस करना होता है, हमने पहले पढ़ा था। अब कितना सेक्रीफाइस किया है, डिबेंचर होल्डर्स ने क्या कहा कि आप हमें स्टॉक इन ट्रेड और डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड एंड बुक डेट्स, ठीक है ना, स्टॉक इन ट्रेड और डेटर्स बुक डेट्स यही हुए कि इनसे इन्होंने फुल सेटिस्फेक्शन कर लिया। ठीक है, इनको अमाउंट कितना ड्यू था, 1 लाख का, और हमारा स्टॉक इन ट्रेड कितना है 50,000 और डेटर्स कितना है 40,000। तो 50,000 प्लस 40,000 कितना हो गया, 90,000। तो डिबेंचर होल्डर्स को तो वैसे 1 लाख लेना था, लेकिन उन्होंने अपना कैसे सेटिस्फेक्शन कर लिया, 50,000 स्टॉक लेकर और डेटर्स 40,000 लेकर, मतलब 90,000। तो 90,000 में अगर उनका सेटिस्फेक्शन हो गया तो उन्होंने कितना पोर्शन सेक्रीफाइस किया, 10,000। तो ये जो 10,000 उन्होंने सेक्रीफाइस किया है दैट विल गो टू रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। डिबेंचर्स हमारे कितने के थे, 1 लाख के। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक उन्होंने ले लिया 50 का, डेटर्स ले लिए 40 के, और ये जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया 10,000 का दैट विल गो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या बताया है, द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 50%। अब ये इसका डेप्रिसिएशन लगाना है, जो नहीं लगा है तो मतलब ये हमारा एसेट साइड को हमने क्या किया, ये रिकंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज करेंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2 लाख की है, तो इसका 50% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितने से लगेगा, 1 लाख से। तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग जाएगा और एसेट कितने की बचेगी, 1 लाख की। उसके बाद आपको एक और बताया है, द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी इंक्रीज बाय 50,000। अब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होने की बजाय क्या हो रही है, अब ये ओवर वैल्यूड नहीं है, ये हमारी यहाँ पर वैल्यू कम लिखी है, इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, 50,000 से ये इंक्रीज हुई है। तो 50,000 से अगर इंक्रीज होती है तो ये कितने की हो जाएगी, 3,50,000 की।
तो 50,000 एक और आ गया कंपनी के पास 50,000 रुपीज, जिससे कंपनी अपनी इन एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूटिलाइज कर सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू 50,000 से इंक्रीज हुई है, तो ये एक और अमाउंट हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन में आ गया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। तो अब देखिए टोटल रिकंस्ट्रक्शन में अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना अमाउंट है, 50,000 ये है, 250 ये है, कितना हो गया 3 लाख, और 1 लाख यहाँ से आया 3,10,000, और 50,000 ये, तो कितना हो गया 3,60,000। टोटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपका कितने से क्रिएट हो गया 3,60,000 से। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट अब हमारे पास कितना आ गया 3,60,000। इसको कहाँ यूटिलाइज करना है हमने, अपनी एसेट्स में। एक तो गुडविल को राइट ऑफ करना है, गुडविल है 15,000 की। एक स्टेटमेंट ऑफ P&L को करना है 2,45,000 से, और एक हमारा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन लगाना है 50%। 50% मतलब 1 लाख से, ठीक है। तो गुडविल आ गई 15,000 से आपने राइट ऑफ की, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख आपने उसका डेप्रिसिएशन लगा दिया, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हमारा लॉस का अमाउंट था उसको हमने राइट ऑफ कर दिया 2,45,000। तो टोटल हमारा हो गया 3,60,000। तो हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कितने से क्रिएट किया था 3,60,000 से, और यही 3,60,000 अब हमने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिए हैं। तो पूरा अमाउंट जो है रिकंस्ट्रक्शन का यूटिलाइज हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा। अगर कोई बैलेंस बचता है तो हम उसको क्या करते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, बट इस इलस्ट्रेशन में, इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी बैलेंस नहीं है। अब हमने इसका क्या करना है, इसके आगे एक प्रॉपर बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि बैलेंस शीट को सही करने के लिए ही हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया था। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी, बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड्स है, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल। तो पहली शेयर कैपिटल हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कितने की बनाई थी, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कितने की बनी थी, अब नहीं 1,50,000 की, और प्रेफरेंस शेयर्स कितने के बने थे 1,50,000 के, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 की, और नई जो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब जो बन गई है वो भी है 1,50,000 की, और ये हमारी है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कैसे आई हैं ये हमें क्वेश्चन की ही बैलेंस शीट में देखना होगा। ये जो हमें स्टेटमेंट में बताई थी, देखिए हमारे इक्विटी शेयर्स थे वो अब 4 लाख के नहीं है, वो 1,50,000 के हैं। प्रेफरेंस शेयर्स भी हमारे 1,50,000 के हो गए। डिबेंचर्स को पेमेंट कर दिया था स्टॉक इन ट्रेड और डेटर्स देके, तो अब डिबेंचर्स तो खत्म हो गए, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट बचता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का हमने कुछ नहीं किया, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है 50,000 का, और हमारे क्रेडिटर्स भी अभी एज इट इज हैं 1 लाख, इनका भी हमने कुछ नहीं किया। तो 50,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट और 1 लाख के क्रेडिटर्स अभी हमारे पेंडिंग है, जो कि हमारी करंट लायबिलिटीज हैं। टोटल कितनी हुई 1,50,000। तो ये हमने अपनी नई बैलेंस शीट में शो कर दिया, करंट लायबिलिटीज जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स का टोटल है, दिस इज 1,50,000। तो टोटल हमारे पास लाइबिलिटी साइड में कितना आ गया 4,50,000। अब हम बात करते हैं एसेट साइड की। एसेट साइड कैसे आएगा हमारा एसेट साइड का टोटल, अगेन हम स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट पे देखिए हमारे पास एसेट साइड में क्या क्या गिवन था, गुडविल थी, गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी, मतलब खत्म हो गई, नहीं रही। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2 लाख की है, लेकिन 50% का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब कितने की बची 1 लाख की। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख शो किया है, लेकिन ये 50,000 से इंक्रीज हुई थी, तो ये कितने की हो गई 3,50,000 की। 3,50,000 की हमारी प्लांट एंड मशीनरी है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारे पास 1 लाख की है। स्टॉक इन ट्रेड और डेटर्स तो डिबेंचर होल्डर्स को दे दिए थे, तो ये भी खत्म हो गए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि लॉस का अमाउंट था, ये भी हमने राइट ऑफ कर दिया, तो ये भी नहीं रहा। तो अब हमारे पास बैलेंस शीट में क्या बचा है, एसेट साइड में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख की, और प्लांट एंड मशीनरी 3,50,000 का, तो कितना हो गया टोटल 4,50,000। तो ये हमारा आ गया 4,50,000, जो कि आपको नोट्स टू अकाउंट्स में भी बताया गया है टोटल कैसे ये हमारा एसेट साइड में आएगा। सो दिस इज योर इलस्ट्रेशन 1। नेक्स्ट हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।